दर्शक मित्रों, थिंक लाइन के आज के नए संस्करण में आपका फिर से स्वागत। वेरी वार्म वेलकम टू द थिंक लाइन एडिशन ऑफ दिस। आज हम बात करने वाले हैं 2024 के चुनावों की, और उसकी आहट सुनाई देने लगी। हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री ने लोकसभा में बता दिया कि तकरीबन 100 दिन बाकी है और मैं एनडीए 3.0 में आ जाऊंगा। ये उनका आत्मविश्वास बता रहा। मगर आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे तथ्यों की, कुछ ऐसी बातों की जो नरेंद्र भाई ने कही पहले तो 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन करते हुए, और फिर 5 फरवरी को लोकसभा के अंदर विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए। दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो 22 जनवरी को उन्होंने बताया देव है तो देश है, राम है तो राष्ट्र है। पहले ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि उनके लिए ये जातियां मायने नहीं रखती। उनके लिए देश में खाली 4 जातियां हैं अभी: युवा, महिला, गरीब और किसान। उनकी बात उन्होंने 5 फरवरी को भी फिर से की, और साथ में बात की भ्रष्टाचार की, जिसको मिटाने के लिए वो कृत संकल्प है, उसकी बात भी स्पष्ट रूप से कर दी। परिवारवाद की भी काफी लंबी चौड़ी बातें हुई, और मुझे उनकी एक स्पीच याद है सालों पहले, जब उन्होंने बताया था कि मुझे ज्यादा छेड़ना नहीं, वरना मैं आजादी के बाद के आपके सब कच्चे चिट्ठे प्रजा के सामने खोल दूंगा। और 5 फरवरी की स्पीच के अंदर, 5 फरवरी को जो उन्होंने बातें की, वो भले ही लोकसभा के अंदर की गई हो, और लोकसभा के अंदर की गई फिर भी पूरे विश्व ने सुनी है, और स्पष्ट तरीके से उन्होंने बताया कि राष्ट्र को कैसे गैर रास्ते के ऊपर दौड़ा जा रहा था। द नेशन वॉज मिसलेड। मगर वो बातें तो उन्होंने की, मगर वो बातें कैसे की, वो बहुत मायने रखती है दोस्तों। एक तरफ वो कह रहे हैं एक बार आज एक बार 400 के पार, 400 के पार, 400 के पार जाने की बात हो रही है। विपक्ष तितर बितर पड़ा है। ऐसे में उनकी स्पीचेस को, उनके कहे गए बोल को समझने की कोशिश करें तो मैं 2-3 उदाहरण आपको देना चाहूंगा, और यह बहुत जरूरी है। इससे भाजपा वालों को कंप्लिसिट हो जाने की कोई जरूरत नहीं है। दे शुड नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट। अब तो प्रधानमंत्री ने हाउस में बोल दिया हम इतना जीतेंगे। नहीं भैया, इसी चक्कर में आप हार जाते हो, क्योंकि छुट्टी के दिन, वोटिंग के दिन सब घर में जाके सो जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं, मगर वोटिंग करने नहीं जाते। ध्यान में रखिएगा ये। इसकी बात मैं आगे फिर छेड़ूंगा, मगर पहले बात करते हैं उन्होंने जो बातें कही ना, एक्चुअली दैट शोड भारतीय प्रजा के लिए एक सेल्फ एस्टीम की बातें थी, होप की बातें थी, मतलब आशा की बातें थी, और एक विजन दिया उन्होंने अगले 1000 साल। 2047 में हम विकसित राष्ट्र कैसे बन जाएंगे, और इसके बाद 1000 साल तक भारत की प्रगति कैसे चलेगी, उसका एक रोड मैप उन्होंने दे दिया। और ये इन शब्दों का उन्होंने प्रयोग नहीं किया। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ प्राइड, होप, विजन अपने संभाषण में तो नहीं बोला उन्होंने, मगर उन्होंने ये बातें प्रूव की। कैसे? उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने लाल किले से अपना संभाषण देते हुए कहा था कि हम मेहनत नहीं करते, हम आलसी लोग हैं। इसकी वजह से अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, रूस जैसे लोग हमसे आगे चले गए।
और बहुत आगे चली गई। वो इंडस्ट्रियस है, वो प्रॉस्परस है, और हम नहीं। एक निराशावाद, एक सेल्फ डिफिटिज्म। और उसको आगे बढ़ाते हुए उन्हीं की बेटी इंदिरा जी ने भी क्या कहा, अगर हमें छोटी सी विजय मिल जाए तो हम आत्मसुष्टि में नहाते हैं, सेल्फ सेटिस्फेक्शन में रचपच जाते हैं। और फिर कोई छोटी सी पराजय भी मिल जाए तो हम नाउम्मीद हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं। वी हैव दैट फीलिंग ऑफ डिफीटिज्म। मतलब के भारतीय प्रजा को जो नहीं कहने चाहिए, अपने लोगों को जहां पर बल प्रदान होना चाहिए, उसकी जगह इन लोगों ने पहले से ही अपने अंदर एक हीन भावना पैदा करने की कोशिश की। एंड दैट इज व्हाट, उसकी वजह से शायद ये राष्ट्रवादी नेता काफी वक्त कहते हैं कि खरी आजादी, सही में आजादी तो हमें 1947 के बाद नहीं मिली, हम तो वहीं के वहीं गुलाम थे। सही आजादी तो हमें देखने मिल रही है 2014 के बाद। कौन समझाए कांग्रेसियों को, ये कौन समझाए? भानुमति का कुंबा बना के बैठे हुए कांग्रेसी, जो अपने एक ही एक फेल हुए प्रोडक्ट को फिर से बारी बारी 9 बार लॉन्च कर चुके हैं, मगर वो ऐसा मिसाइल है जो लॉन्च ही नहीं होता, उसका लॉन्चिंग ही फेल हो जाता है। अभी उनके सामने 2024 में क्या होने वाला, मुझे तो ये लग रहा है, ग्राउंड जो मैं देखता हूं उसकी तरफ से, मुझे तो सच्चाई में ये लगता है कि कहीं कांग्रेस अपना सबसे खराब प्रदर्शन 2024 में न करे तो ही अच्छा होगा। मगर मित्रों, उसकी बात कभी बाद में करेंगे। बात तो हम करेंगे हकीकत में। नरेंद्र भाई ने फ्लोर ऑफ द हाउस बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वो तैयार, 2024 के चुनाव के लिए वो तैयार। और उन्होंने अपना पूरा लेखा जोखा दे दिया। 4 करोड़ घर बनाए, 11 करोड़ टॉयलेट बनाए, सामाजिक प्रतिष्ठा, महिलाओं को सम्मान की बात, 33% आरक्षण की बात, जो करनी थी सभी सभी उपलब्धियों को दर्शा दिया उन्होंने सामने सामने। उन्होंने जीत भी ली, और उन्होंने उनके मुंह से ये सुना हमने कहते हुए, अब तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे हैं अब के बाद 400 की। खैर, नंबरों की बात नहीं करते हम, मगर एक बात बहुत जरूरी है यहां पर कहनी। कभी कभी क्या हो जाता है कि एक राजकीय पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व के साथ में न चाहते हुए भी तकलीफें होती है। उसकी वजह यह है कि इतने सारे मामलों में, इतने सारे कार्यों में वो फंसे हुए होते हैं कि जमीनी तौर पे हर एक जगह पे भारत जैसे इतने बड़े देश में क्या हो रहा है उसका ख्याल उनको नहीं रहता। और भाजपा के साथ में शायद यही बात हुई थी कर्नाटक में। कहा कुछ ज्यादा था, ग्राउंड पे होता कुछ था, परिणाम स्वरूप हार गई भाजपा। इस बारी तो उन्होंने कहा है कि हमारा वोट शेयर 10% बढ़ाना है। उसमें 10% वोट शेयर बढ़ाने की बात जहां पर हो रही है, उसमें उनके लिए 8% का जो पूरा ट्राइबल बेल्ट है भारत देश का, आदिवासी पट्टा जिसे हम कहते हैं, वो बहुत मायने रखता है। वहां पर काम हुआ, कोई बात नहीं करता। आपको ताज्जुब होगा जब कोई राजकीय समीक्षक आज के दिन में समीक्षा करने बैठता है, कोई गुजरात की बात ही नहीं करता, क्योंकि जानते हैं कि ये दैट इज फोरगॉन कंक्लूजन। मगर मैं गुजरात की ही बात करके आपको बताऊं, भाजपा के अंदर आजकल जो इंपोर्ट हो रहा है ना, वो बहुत खतरनाक है, भाजपा के लिए बहुत खतरनाक। वह उनकी मंशा इस बार 400 के पार है, तो शायद ये इंपोर्ट होता रहेगा। एक सोची समझी पॉलिसी है।
समझ में आती है मेरे बात? मगर ये कहीं लेने के देने न पड़वा दे। मतलब जहां आप पिछले 2-4 चुनावों से पूरी की पूरी सीटें जीत रहे हैं, वहां पर 2-4 हार गए, उसको भी पराजय माना जाएगा। वैसी बात राजस्थान की है, मध्य प्रदेश की है। जो कि हो क्या रहा है, जो आवागमन हो रहा है ना पार्टी के अंदर, वो आवागमन से मूल का कार्यक्रम जो वो आने वाले के सामने लड़ा है पिछले 10 सालों से, वो खुश नहीं। वो समझता है कि मैंने 10 साल अपने खपा दिए ग्राउंड पे काम करते करते, और ये बाहर से आए, इनको हमारे ऊपर बिठा दिया। ये बात कहीं ना कहीं एमपी में राजस्थान चुनाव के पहले भी आई थी। उस वक्त तो उनकी समझ में आ गया था, और उन्होंने जो मूल के कार्यकर है उनको प्रतीकात्मक रूप से मुख्य प्रधानों के चयन के वक्त समझा दिया कि देखिए हम आपको भूले नहीं, और हम आपको भूल भी नहीं सकते। भाजपा के लिए इस बार, हाँ, जीतना तो शायद मुश्किल नहीं होगा, जरा भी मुश्किल नहीं होगा। मगर दोस्तों, एक चीज समझने की जरूरत, मैं आपको एक सिंपल उदाहरण दे रहा हूं। जो नीतीश कुमार को उन्होंने वापस लिया बिहार के अंदर, जो नीतीश कुमार ने भाजपा के सामने 1500 गालियां निकाली है, और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सामने उनको दिया, क्या नीतीश कुमार कुनबे का और भाजपा के कुनबे का वोट एक दूसरे के साथ हो जाएगा? विल इट मल्टीप्लाई? बिहार में तो शायद यस, मगर हर एक राज्य में यह स्थिति नहीं होने वाली है दोस्तों, समझ के रखो। अभी महाराष्ट्र की हम बात करते हैं। 2 दिनों से उद्धव ठाकरे जी कुछ ऐसा संकेत दे रहे हैं कि हम तो मोदी जी आप ही के थे, आप ही के साथ थे, आप ही हमसे दूर चले गए। उल्टा चोर कुटवाल को डांटे वाली बात हो गई है। शायद वो भी एनडीए में वापस आ जाए। अब जब सोचिए आप, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, दोनों को एक होने की बात होगी, कौन किसके ऊपर भरोसा रखेगा? कैन यू ट्रस्ट संजय राउत? सवाल है, पेचीदा सवाल। तो ये वापस आने वाली में जो बात है ना, घर वापसी वाली बात, और शायद इसीलिए बहुत से समीक्षक ऐसा सोचते हैं कि पीओ के बीओ के हमें नहीं चाहिए। द रीजन फॉर दैट इज वी डोंट वांट दोस पीपल बैक। उनका जो माइंडसेट है, पहले उसको सीधा करो। और ये जहां माइंडसेट की बात आती है ना, तो नरेंद्र भाई ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, कांग्रेस के शाही परिवार के लोग, और माइंडसेट क्या, कन्विक्टेड लोगों का महिमा मंडन। बात वो स्पष्ट रूप से कर रहे थे कितनी राजकारणियों की, कि जिनको कोर्ट ने आरोपी जाहिर किया है, आप उनके ऊपर डिपेंड कर रहे हो। लालू प्रसाद यादव की बात होगी, समझ में आती है। और वो बहुत स्पष्ट थे कि फिर ये केजरीवाल का खेमा हो, लालू प्रसाद यादव का हो, हेमंत सोरेन का हो, और या डीएमके का हो, किसी का भी हो, लूटा है तो लौटाना पड़ेगा। हाँ? और आप समझ के चलिए दोस्तों, देखिए उन्होंने खुद कहा, पहले 5 वर्ष में तो हम जो खड्डे पड़े थे उसको मिटा रहे थे, जमीन के खड्डे लेवल कर रहे थे पहले 5 वर्ष में। तो दूसरे 5 वर्ष में हमने शासन किया, देश को एक राह दी, एक रोड मैप दिया कि भाई हम ऐसे जाएंगे, और हमने ये किया। बट देन
थर्ड टर्म में नरेंद्र मोदी 3.0 is going to be something very very different, जहां पर बहुत बड़ी नकेल कसी जाएगी ये लूटने वाले लोगों की। और ये चुनाव के पहले हमें देखने को मिलेगा उसके सैंपल्स। केजरीवाल एंड कंपनी के साथ में क्या होगा आप देखेंगे 2-4 दिन में, हफ्ते भर में। हेमंत सोरेन तो गए अंदर, उन्हीं के राज्य से वो 325 करोड़ का खजाना मिला था ना, रोकड़ का। तो किसके पैसे थे हमें पता है, सब जानते हैं, बोलने की बात नहीं होती है। तो ये पहली बार हुआ है कि 15 दिनों के अंदर अंदर नरेंद्र भाई ने अपने 2 संभाषणों के अंदर एक तो उनका 5 साल का रोड मैप क्लियर कर दिया है, अगले 100 साल का रोड मैप क्लियर कर दिया है, और बात तो उन्होंने 1000 साल की भी की है। मगर लेने की बात यह है कि 2047 तक भारत विकसित होना चाहिए, और विकसित का मतलब है 30-35 ट्रिलियन की इकोनॉमी। अभी विपक्ष के लोग हैं जो हंसते हैं, बोलते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। दोस्तों, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं, ये वास्तविकता होने जा रही है जो विदेशी लोगों के समझ में आ गई। उसी वजह से शायद बड़े बड़े लोग भारत में इन्वेस्टमेंट कर। आज 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 2027-28 5 ट्रिलियन, 2030 7 ट्रिलियन, और उसके बाद इस इकोनॉमी को रोकने वाला कोई नहीं। इट विल बी ऑन एन ऑटो पायलट। ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कांग्रेस का क्या ड्रीम था वो तो नरेंद्र भाई ने हाउस में बता दिया। जब चिदम्बरम जी ने बजट पेश किया था, जिनको वो विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्री बता देते हैं, और 11वें नंबर पर से थी भारतीय इकोनॉमी, तो उन्होंने कहा था 30 साल में विल बी थर्ड, 14 के अंदर। दैट्स अ डिफरेंस। सीधा डिफरेंस अगर देखना है तो ये है। आज अगर कुछ बदला है तो मुझे अपने विपक्षी भाई लोग बता दें, उसकी बात करेंगे हम। मोदी की गारंटी की भी बात की, ये लोग फ्री बीज की बात कर रहे थे ना, और राहुल जी जो बहुत बोल रहे थे मेरी गारंटी है, मुस्लिमों को इतना दूंगा, लघुमती को इतना दूंगा, उसी वजह से ये शब्द आया गारंटी, वरना नहीं आता था। लेट मी टेल यू, आत्मश्लाघा करने वाले नरेंद्र भाई नहीं है, ये मैं पर्सनल तौर पे जानता हूं, इसीलिए बता सकता हूं। वो आत्मश्लाघा कभी नहीं करते, वो खाली वास्तविकता बयान करते हैं, और फ्यूचर के ड्रीम्स को साकार करने के लिए बहुत सही रोड मैप दिखा सकते हैं। हमने देखा है उनको ऑपरेट करते हुए गुजरात के अंदर 2001 से 2014 तक, और ये प्रशंसनीय कामगिरी रही थी, प्रशंसनीय काम। यू कैन नॉट डिनाई दैट फैक्ट दैट वी मेड वेरी रैपिड स्ट्राइड्स। मगर मुझे यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज का डर लगता है, और वो है भाजपाई कार्यकर्ताओं की का ओवर उत्साह, ओवर कॉन्फिडेंस। ये एक ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना, वो बहुत बड़ी बातें कह जाता है, और कभी कभी पराजय के मूल में ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है। अगर समझ लो भाजपा के 100 कार्यकर्ता में से 50 ऐसा मानने लगे कि अब तो हम जीत ही गए हैं ना, वोट जाके वोट करने की क्या जरूरत है, तो हालत क्या होगी, हार जाएंगे आप। सी इन पॉलिटिक्स नथिंग इज सर्टन। पॉलिटिक्स में होता है ऐसा, क्यों वाजपेयी जी के साथ ही इंडिया शाइनिंग, इंडिया शाइनिंग, इंडिया शाइनिंग बहुत बातें कर रहे थे, हार गए ना। वास्तविकता है, वास्तविकता को डिनाई नहीं कर पाओगे आप। तो आपको बहुत सचेत रहना है, और साथ साथ में अभी बचे हुए 100 दिनों में टूल किट शुरू हो जाएगी भैया, बहुत जबरदस्त टूल किट शुरू हो जाएगी। कम्युनल डिसहार्मनी की, लोगों को झगड़ा झगड़ा करने के लिए प्रेरित करने वाली भड़काऊ भाषणों की,
हेट स्पीचेस की, हो जाएगी बात। ऐसी बहुत सी बातें होगी जिसकी वजह से सामाजिक सौहार्द न रहे। हमें सावध रहना। वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू बी पेशेंट। अगर ऐसा लगे तो 100 दिन ऐसे लोगों के भाषण ही मत सुनो, उनकी बातें ही नहीं सुनो, बस बहरे हो जाओ। अपना एम अचीव करो, बिकॉज 3.0 बीजेपी एंड एनडीए गवर्नमेंट is a must for Bharat's vikas, for the development of the country, development of a nation, transformation of a country called India towards its new Bharat. It is required that you have Narendra Modi 3.0 and with a thumping majority. Yes, दोस्तों, आज की बात करने का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि अब चुनाव का सीजन शुरू हो गया, और दैट अभी क्रिकेट में जो आया ना 100 बॉल मैच, T20 मैचेस जैसे, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ T20 मैच. नाउ यू हैव टू प्ले and play judiciously with the big hits and see to that big hit demoralizes the opposition. Demoralize. Yes. और प्रोवोकेशंस की आप मोहताज न बन जाओ, ये बात भी ध्यान में रखनी. नेवर गेट प्रोवोक्ड by anything. Just be very clear that you want what? NDA coming back to power. मोदी जी ने तो कहा है 370 भाजपा के लिए. वेल, आप कहां तक ले जाएंगे मुझे नहीं समझ में आता, मगर मैं भी बहुत स्पष्ट रूप से जो आंकड़े लेता हूं, और अब बात काफी राजकारण की होगी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्योंकि चुनाव के करीब आ गए हैं. एक चीज जाने से पहले मैं बता देता हूं दोस्तों आपको, और ये डिफेंस भारतीय सशस्त्र दलों के लिए कोई भी प्रकार की गलत बातें शुड नॉट टॉलरेट, सही नहीं जानी चाहिए. ये विपक्ष के नेता हैं, ये भी करके देखेंगे. दे वांट टू प्रोवोक यू, दे नीड टू बी पुट एट द प्लेस. और सबसे ज्यादा तो हमें इस बारी इस चुनाव में कांग्रेस वालों से एक सवाल का जवाब बड़ा रहना कि वो जो सीसीपी के साथ में आपने करार साइन किए थे, एमओयू साइन किए थे, क्या था उसमें भैया? बता दो, अब तो बता दो. बहुत साल हो गए. आपको चीन का इतना क्यों लगता है? आपके दिल में चीन के लिए इतना सौहार्द क्यों है? बता दो ना. चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से, पीपल्स पार्टी से आपने क्या क्या एमओयू साइन किए? माता पुत्र, बताना पड़ेगा आपको, वरना भारत की प्रजा आपको माफ नहीं करने वाली. सोच के रखिए. मित्रों, आज के लिए इतना ही. आपको इतना कहूंगा कि ये एक छोटी सी बात थी, मेरे दिल की एक भड़ास थी जो मैंने निकाल दिया आज आपके लिए. प्लीज, अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. हमारे थिंक लाइन को आपका सपोर्ट भी दीजिए. हम आपसे और कुछ नहीं मांगते, हम एक लाइक मांगते हैं. हम आपसे कहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. जय श्री राम. भारत माता की जय. एंड विक्ट्री फॉर द जस्ट पीपल. नमस्कार.